हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो विशेष घटनाएं रही हैं उन पर एक सवालों का अभ्यास करेंगे। तो चूंकि उत्तराखंड से संबंधित जो पीसीएस की परीक्षाएं थी, हालांकि वे उसका प्रीलिम्स पेपर यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी आगामी कुछ अन्य परीक्षाओं को देखते हुए हमें जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें रिवाइज करते रहना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? क्या बनाएंगे? मधुमक्खी पालन एक प्रशिक्षण केंद्र। ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल या फिर बागेश्वर। तो एक नया कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है, इसको पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू करेंगे और शुरुआत की जाएगी चंपावत से। और कार्यक्रम का नाम क्या है? मौन पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो हाल ही में दरअसल मुख्यमंत्री ने अपनी आवास के अंतर्गत भी मधुमक्खी पालन को एक बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर शहद को निकाला गया था लगभग 25 किलो के आसपास। तो शहद को लेकर के कैसे हम जो अन्य कृषक लोग उनको कैसे इससे जोड़ सकें और शहद के जरिए मधुमक्खियों को भी बढ़ावा मिलेगा, शहद मधुमक्खी पालन के जरिए, और शहद और अन्य उत्पाद भी मिल सकेंगे। चूंकि मधुमक्खियां परागण और अन्य तरह से जो प्रकृति है और पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद करती हैं। ऐसे में मधुमक्खी और उससे निकलने वाले जो उत्पाद हैं, जैसे बीज वैक्स हो गया, बीज वैनम हो गया या फिर अन्य तरह के उत्पाद हैं, तो वे प्राप्त हो सकेंगे। इससे जो कृषक हैं उनकी आय भी बढ़ सकेगी। इस हिसाब से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करने की बात कही गई है। तो चंपावत में अभी एक हाईटेक मौन पालन प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए यानी चंपावत में। ठीक, चलिए अगला सवाल। मां सुरकंडा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल या फिर चमोली। तो मां सुरकंडा देवी जो मंदिर है वो टिहरी जनपद के पश्चिमी भाग में 2750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में इस मंदिर के लिए एक रोपवे सेवा की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए अब जो तीर्थ स्थल पर आने वाले लोग हैं या फिर पर्यटक हैं वो बहुत ही आसानी से बिना किसी अतिरिक्त चढ़ाई किए हुए ही मंदिर तक पहुंच सकेंगे। तो रोपवे सेवा की शुरुआत लगभग 36 करोड़ रुपए के बजट से की गई है और इसमें लगभग 16 डिब्बे लगाए गए हैं। अब इस मंदिर की अगर कुछ बात करें तो ये मंदिर जो है मां सुरकंडा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी जो कथा है वह देवी सती और भगवान शिव से जुड़ती है। जब राजा दक्ष की पुत्री थी देवी सती, तो एक समय की बात है जब एक यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर भगवान शिव के लिए कुछ अपशब्द उन्होंने बोले थे। तो ऐसी मान्यता है कि देवी सती ने उसके बाद आत्मदाह कर लिया और उसके बाद जब भगवान शिव इस बात से रुष्ट हो गए और उनको लेकर के वहाँ घूमते रहे हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत, तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के कुछ टुकड़े किए। तो जहाँ पर उनका सिर गिरा तो सिर के नाम से ये शब्द निकल करके आया सिरकंडा, जो आगे चलकर बन गया सुरकंडा। तो ये इससे संबंधित एक कथा है। ठीक, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी यानी टिहरी गढ़वाल। ठीक, चलिए अगला सवाल। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन पेशावर कांड, रामपुर तिराहा कांड, पाणी रखो आंदोलन या फिर मैती आंदोलन। तो इनका संबंध है पेशावर कांड से। ये हाल ही में इसलिए चर्चा में आ गए हैं क्योंकि कुछ समय पहले इनके जो परिवार के लोग हैं, जो इनके वंशज थे, वो जहाँ पर रह रहे थे, तो उस जमीन से संबंधित एक तरह से विवाद है। वो जमीन थी, इनको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लीज पर दी गई थी। तो कुछ समय बाद लीज के जो डॉक्यूमेंट थे वो अपडेट ना होने के कारण साथ ही जो वन विभाग था उसने इनको एक तरह से नोटिस दिया। लेकिन चूंकि इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से भी था, तो इनकी ऐसी मांग है कि अब इनको उत्तराखंड के अंतर्गत कोई ज़मीन दी जाए। इस वजह से ये चर्चा में है। तो जो महान स्वतंत्रता सेनानी और पेशावर कांड के नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली, अगर उनकी बात करें तो एक घटना उनसे संबंधित है। 1930 के आसपास जब ब्रिटिशर्स ने वो उनकी सेना में कार्य करते थे, तब ऐसा उनको आदेश दिया गया कि वे कुछ पठानों पर गोली चलाएं। लेकिन उन्होंने उस समय इस बात को समझते हुए कि पठानों पर गोली चलाने का मतलब होगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार को इस बात से बहुत गहरा धक्का पहुंचा और उसके बाद आगे से कार्रवाई की गई।
तो इस वजह से उनको याद किया जाता है पेशावर कांड की वजह से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए, पेशावर कांड। अगला सवाल, हाल ही में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत मात्र 26 दिनों में कितने किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर एक नया रिकॉर्ड रच दिया गया है? कहां से कहां तक बनाया गया है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 या फिर 4। तो हाल ही में 1 किलोमीटर जो लंबी सुरंग है पहाड़ी को काट करके बनाई गई है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने ऐसा काम किया है और मात्र 26 दिनों में उन्होंने ये सुरंग को बना करके पूरा कर दिया है। रेल प्रोजेक्ट कौन सा है? इसके तहत शिवपुरी से ब्यासी तक के बीच में इस सुरंग का निर्माण किया गया है। अगर ऐसा सवाल बने कि कहाँ से कहाँ तक बनाई गई है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 26 दिन में ही ऐसी सुरंग बना ली गई है। हालांकि इस तरह की अन्य कई सारी परियोजनाएं इस वक्त उत्तराखंड के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। चार धाम जो प्रोजेक्ट है, चार धाम रेल प्रोजेक्ट, यानी चार धाम को रेलवे के अंतर्गत रेलवे की कनेक्टिविटी से जोड़ने की परियोजना भी चल रही है। तो इन्हीं कुछ परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में इस तरह की सुरंग का निर्माण किया गया है और कुछ अन्य सुरंगें भी इस तरह से बनाई जा रही हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए, राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हालांकि हमने पहले भी सवाल पर चर्चा की है, लेकिन ये एक बार रिवीजन के तौर पर हम इसे देखते हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से, तो इस बार किसको दिया जा रहा है? तो इस बार आदर्श प्राथमिक विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका हैं सरिता देवी जी, उनको ये जो पुरस्कार है इस बार दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए ये पुरस्कार दिया जाएगा सितंबर 2022 के आसपास, जब शिक्षक दिवस का अवसर आएगा। तो उन्होंने छोटे बच्चों को लेकर के काफ़ी सारा प्रयास किए हैं कि कैसे उनको पढ़ाया जाए, कैसे उनकी शिक्षा को आधुनिक किया जाए। साथ ही एक लंबी दूरी तय करके वो लंबे समय तक जाती रहीं पढ़ाने, तो उनकी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको इस तरह के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके पहले भी और भी जो उनके स्कूल से जो बच्चे थे वो अन्य तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनको एक प्रशंसा पत्र भी दिया जा चुका है। तो इस वजह से अन्य कई सारे जो सम्मान हैं उनके नाम हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, मौलाराम, इंद्रामणि बडोनी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो हिमालय पुत्र कौन कहलाते हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा जी। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे। तो प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कुशल प्रशासक और समाज सेवी के नाम से भी इनको जाना जाता है और साथ ही हिमालय पुत्र भी कहा जाता है। तो हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई थी 25 अप्रैल को, जिसके कारण ये एक बार चर्चा में है। तो इस वजह से ऐसा कोई सवाल पूछा जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए, किस राज्य की तर्ज पर राज्य सरकार मेधावी खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी? तो उत्तराखंड सरकार ने भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंतर्गत इस तरह की योजना शुरू की है। प्रश्न ये बन सकता है कि ऐसा और कौन सा राज्य है जो ऐसी योजनाएं चला रहा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो राज्य ने इस वक्त हरियाणा राज्य की तर्ज पर ऐसी योजना की शुरुआत की है और 8 साल से 16 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए यह योजना शुरू की गई है कि वे खेलों के अंतर्गत प्रोत्साहित हो सके, राज्य के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा राज्य में जो नई खेल नीति है उसको भी शुरू किया जाना है। राज्य के अंतर्गत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है। बालिका स्पोर्ट्स विद्यालय या फिर कॉलेजेस बनाए जाएंगे। तो इस तरह से खेलों को बढ़ावा देना यहाँ पर एक प्रमुख मकसद दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी हरियाणा की तर्ज पर शुरू किया है। अगला सवाल, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा को एक बार फिर शुरू करने जा रही है। सवाल यह है कि ये किससे संबंधित है? ऑप्शन, तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर अमर्यादित लोगों को रोकना, गंदगी फैलाने वालों को रोकना, मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को रोकना या फिर उपर्युक्त सभी। तो चूंकि ऑपरेशन मर्यादा का संबंध इन तीनों ही चीज़ों से है कि मर्यादा सभी क्षेत्रों में दिखाई जाए, मादक पदार्थों का सेवन न करें, गंदगी न फैलाएं और तीर्थ स्थलों पर अमर्यादित तरीके से व्यवहार न करें, तो इसकी शुरुआत की गई है।
पिछले साल इसकी सफलता को देखते हुए इसे फिर से शुरू किया गया है तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर। अब ये जो ऑपरेशन है ये कांवड़ मेले तक जारी रहेगा। तो लोग, ऐसे लोग जो गंदगी फैलाते हैं, हुड़दंग करते हैं या फिर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी और एक संदेश देगी कि ऐसे कार्यों को नहीं करना है। तो ये कार्यक्रम शुरू होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए, राज्य में उत्तराखंड पुलिस ने कितने दिवसीय सघन सत्यापन अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन 5 दिवसीय, 10 दिवसीय, 15 दिवसीय या फिर 20 दिवसीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10 दिवसीय सघन सत्यापन अभियान उन्होंने शुरू किया है। इसके तहत जो प्रदेश के अंतर्गत लगभग 10 सालों से लोग रह रहे हैं, किराएदार हों, रेहड़ी पटरी वाले हों, तो उनका वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा कि वो वेरीफाइड हैं, उनका वेरिफिकेशन अपडेट किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि राज्य के अंतर्गत किसी भी तरह से अव्यवस्था फैलाने वाले जो लोग हैं उनको चिन्हित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी इसी तरह का एक कार्यक्रम है जो राज्य के अंतर्गत उस जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर ऐसे कार्यों में लिप्त हो सकते हैं उनको चिन्हित करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, राज्य के प्रत्येक जिले में किसकी अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति गठित की जाएगी? ऑप्शन, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाना है जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की अध्यक्षता में। तो ये जो समिति होगी ये जिला स्तर पर कार्य करेगी और इसको गठित करने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति ने। उन्होंने कहा है कि अब डीएम की अध्यक्षता में हर जिले के अंतर्गत ऐसी एक समिति गठित की जाएगी जिसके तहत जो भी राज्य के अंतर्गत या जिलों के तहत जो दुर्घटनाएं होंगी उनको वे रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस भी जगह पर दुर्घटना हुई है उस जगह का मुआयना करना, उससे संबंधित जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी एक सूची तैयार करना, उस वाहन की डिटेल निकालना। क्योंकि राज्य के अंतर्गत पिछले कई महीनों में या फिर पिछले कुछ सालों में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उनको देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है कि हम एक सुरक्षा के अंतर्गत पूरे महीने के तहत इसका एक बार मूल्यांकन करें कि राज्य के अंतर्गत जिलों के लेवल पर किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जहां पर दुर्घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस हिसाब से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। तो आज हमने जिन सवालों को डिस्कस किया है आप इनको रिवाइज जरूर कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।